मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए। दोस्तों जरा सोचिए, जिस आवाज ने 16,000 से भी ज्यादा गानों में अपनी मिठास घोली, जिसने कभी मोहब्बत को आवाज दी, कभी दर्द को और कभी जश्न को, वही आवाज जब हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो कैसा लगेगा। 12 अप्रैल 2026 मुंबई के एक अस्पताल से आई एक खबर ने पूरे देश को जैसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो आवाज जो दशकों तक हर दिल में बसी रही, अब हमेशा के लिए थम चुकी थी। 92 साल की उम्र, मल्टी ऑर्गन फेलियर और एक ऐसी खामोशी जिसे अब कोई सुर, कोई गीत, कोई ताल तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक महान सिंगर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी असली जिंदगी किसी दर्द भरी दास्तान से कम नहीं थी। वो दर्द जो मंच पर कभी दिखाई नहीं दिया, वो आंसू जो कैमरों के सामने कभी नहीं आए, और वो सच जिसे दुनिया ने शायद ही कभी समझने की कोशिश की। तो आज की इस खास और भावुक वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस जिंदगी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस आखिरी सफर तक। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में मीडिया ने हमेशा चुप्पी साधे रखी। 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र के सांगली में एक साधारण से घर में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है आशा, यानी उम्मीद। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि ये उम्मीद इतनी आसानी से मुस्कुराए। पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, एक बड़े कलाकार और सम्मानित शख्सियत। लेकिन जब आशा भोसले सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनके पिता का साया हमेशा के लिए उनके सिर से उठ गया। और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने एक मासूम बचपन को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। जहां एक तरफ उसी उम्र के बच्चे स्कूल की घंटियों और खेल के मैदान में खोए रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गिरती है। घर में पैसों की तंगी, खाने के लिए भी संघर्ष, और जिंदगी अब किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक कठोर हकीकत बन चुकी थी। आशा के हाथों में किताबें नहीं थीं, बल्कि मजबूरी थी। उन्हें गाना पड़ा क्योंकि जीना था, परिवार को संभालना था। महज 10 साल की उम्र में वो पहली बार माइक के सामने खड़ी हुई, एक डरी हुई बच्ची जिसे ये तक नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन फिर भी उसने गाया। मराठी फिल्मों से शुरू हुआ ये सफर जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। लेकिन उस वक्त ये कोई सपना नहीं बल्कि जरूरत थी। 1948 में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन यहां भी रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। यहां कोई स्वागत नहीं था, कोई रेड कारपेट नहीं था, बल्कि था तो सिर्फ इंतजार, रिजेक्शन और लगातार तुलना। क्योंकि उसी दौर में एक आवाज इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, और वो आवाज थी लता मंगेशकर की। हर बड़ी हीरोइन के लिए लता, हर सुपरहिट गाने के लिए लता, और आशा के हिस्से में आए वो गाने जिन्हें कोई गाना नहीं चाहता था। बी ग्रेड फिल्मों के ट्रैक, क्लब सॉन्ग्स, और वो जगह जहां बड़े सिंगर्स जाना भी पसंद नहीं करते थे। लोग ताने मारते थे, कहते थे ये तो बस लता की छोटी बहन है, कभी उनके बराबर नहीं आ पाएगी। यहीं से शुरू हुआ वो दर्द जो सिर्फ करियर का नहीं था बल्कि पहचान का था। क्योंकि जब आपको हर वक्त किसी और की छाया में रखा जाता है तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। लेकिन जिंदगी ने अभी उनका इम्तिहान लेना बंद नहीं किया था, क्योंकि असली तूफान तो अभी बाकी था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। घर से भागकर शादी कर ली गणपतराव भोसले से, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक विद्रोह था परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ, और शायद उस जिंदगी के खिलाफ जो उन्हें मिली थी। लेकिन जो चीज बाहर से प्यार लग रही थी, अंदर से वो एक गहरी अंधेरी कैद थी। शादी के बाद सामने आया सच, गालियां, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, और एक ऐसा माहौल जहां एक लड़की धीरे धीरे अंदर से टूटती चली जा रही थी। वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून का एक भी पल नहीं था। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। वो प्रेग्नेंट थीं। 3 महीने की प्रेगनेंसी में ही उन्हें आधी रात को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी औरत जो मां बनने वाली हो, रात का अंधेरा, कोई सहारा नहीं, जाने की कोई जगह नहीं। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी के बिखर जाने की कहानी है। वह वापस अपने मायके पहुंची, उसी दरवाजे पर जहां से वह कभी भागी थी, लेकिन इस बार वह टूटी हुई थी। दरवाजा खुला, अंदर आने दिया गया, मगर क्या सच में अपनाया गया या फिर एक बोझ की तरह रखा गया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है।
क्योंकि उस घर में भी सब कुछ ठीक नहीं था। वहां भी सन्नाटा था, वहां भी दूरी थी। और यहीं से शुरू होती है वो अंदर की कहानी, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। परिवार के तनाव, रिश्तों में दरारें और सबसे बड़ा नाम जो हर जगह उनके साथ जुड़ा रहता था, लता मंगेशकर। एक तरफ बड़ी बहन, एक लीजेंड, एक सुपरस्टार, और दूसरी तरफ आशा, जो खुद को साबित करने की जंग लड़ रही थी। यहीं से दोनों बहनों के बीच एक ऐसी राइवलरी शुरू होती है जिसे कोई कंपटीशन कहता है, कोई पॉलिटिक्स, और कोई इसे किस्मत का खेल मानता है। उस दौर में हिंदी सिनेमा का म्यूजिक कुछ बड़े नामों के हाथ में था, और उनमें सबसे ऊपर थीं लता। हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, हर बड़ी फिल्म बस एक ही आवाज चाहता था। ऐसे माहौल में आशा के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। लोग कहते थे अगर लता ने किसी गाने के लिए हां कह दी तो बाकी सबके रास्ते बंद हो जाते थे। ये बातें कभी आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुईं, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में इनका जिक्र जरूर होता था। आशा को जो मिला वो अलग था। ऐसे गाने जिन्हें कोई लेना नहीं चाहता था, कैबरे सॉन्ग्स, वैम्प कैरेक्टर्स के गाने, एक बोल्ड आवाज जिसे उस समय मेनस्ट्रीम नहीं माना जाता था। लेकिन दोस्तों, यही रिजेक्शन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जहां लता की आवाज पवित्रता और भावनाओं की पहचान बन चुकी थी, वहीं आशा की आवाज स्टाइल, ग्लैमर और एटीट्यूड की पहचान बनने लगी। फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ बदल दिया, ओपी नैयर। एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिसने वो सुना जो बाकी लोग नहीं सुन पाए। उन्होंने आशा की आवाज में वो एनर्जी, वो अलग फ्लेवर देखा, और फिर आया वो मोमेंट जिसने गेम बदल दिया, फिल्म नया दौर। अचानक जो आवाज साइडलाइन थी वही सेंटर स्टेज पर आ गई। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये उनकी पहचान थी। पहली बार लोग उन्हें उनके नाम से जानने लगे, ना कि किसी की छोटी बहन के तौर पर। कैबरे सॉन्ग्स जो पहले टैग माने जाते थे अब ट्रेंड बन गए, और आशा उस ट्रेंड की क्वीन बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है वो चैप्टर जिसने उनकी जिंदगी को सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक बना दिया। R&D बर्मन, यानी पंचम दा, एक जीनियस, एक रिबेल और ऐसा इंसान जिसने म्यूजिक को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। जब ये दोनों साथ आए तो सिर्फ गाने नहीं बने, इतिहास बना। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये इमोशंस थे। एक केमिस्ट्री थी जो माइक के सामने भी दिखती थी और पीछे भी। धीरे धीरे ये रिश्ता म्यूजिक से आगे बढ़ गया। समाज ने सवाल उठाए, लोगों ने बातें बनाई, लेकिन आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। ये फेज शायद उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा फेज था, जहां उन्हें एक ऐसा साथी मिला जो उन्हें समझता था, जज नहीं करता था। लेकिन जिंदगी को शायद ये भी मंजूर नहीं था। कुछ सालों बाद दोनों अलग रहने लगे। वजहें अलग थीं, लाइफस्टाइल अलग था, मगर प्यार खत्म नहीं हुआ। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, जब पंचमदा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस बार आशा सिर्फ अकेली नहीं हुई, उनका एक हिस्सा चला गया। कहा जाता है कि जब उनका पार्थिव शरीर घर पर रखा गया था तो आशा अंदर नहीं गईं, बाहर खड़ी रहीं और बस इतना कहा कि मैं उन्हें हमेशा जिंदा याद रखना चाहती हूं। अगर आपको लगता है कि यहीं दर्द खत्म हो गया तो नहीं। अब आता है शायद इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा, उनकी बेटी वर्षा भोंसले, एक जर्नलिस्ट जो अंदर ही अंदर डिप्रेशन से लड़ रही थी। कई बार उसने सुसाइड की कोशिश की, हर बार मां ने उसे बचाया और हर बार खुद भी टूटती गई। लेकिन एक दिन वो हुआ जिससे हर मां डरती है। वर्षा ने खुद को गोली मार ली। सोचिए, उस मां के बारे में जिसने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को सुकून दिया, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। इस दर्द को शब्दों में समझाना मुश्किल है। कुछ साल बाद उनका बेटा हेमंत भोंसले भी कैंसर से हार गया। एक के बाद एक दो बच्चों को खो देना, यह सिर्फ त्रासदी नहीं, इंसान को अंदर से खत्म कर देने वाली बात है। इस बीच कंट्रोवर्सी ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। साधना के साथ बंगले का विवाद, कोर्ट केस, फैमिली इश्यूज और यहां तक कि उनकी आवाज का बिना परमिशन इस्तेमाल। 90 साल की उम्र में भी वो अपने हक के लिए लड़ रही थीं। अवार्ड्स की बात करें तो लिस्ट लंबी है, नेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के, पद्म विभूषण, लेकिन यहां भी विवाद जुड़े रहे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें पहचान देर से मिली, कुछ कहते हैं हमेशा तुलना में रखा गया। लेकिन सच शायद ये है कि दोनों बहनें अपने अपने तरीके से पूरी थीं। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, जब जिंदगी ने उन्हें हर तरफ से तोड़ा
तब उन्होंने खुद को किचन में संभाला। कुकिंग उनके लिए थेरेपी बन गई। मसालों की खुशबू में उन्होंने अपना दर्द छुपाया और वही पैशन आगे चलकर बिजनेस बन गया। दुबई, कुवैत, यूके में उनके रेस्टोरेंट्स खुले और सफल भी हुए। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उनका सर्वाइवल था। फिर आते हैं आखिरी दिन जब हेल्थ गिरने लगी, इन्फेक्शन बढ़ता गया और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फैमिली ने प्राइवेसी मांगी, लेकिन 12 अप्रैल 2026 को डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। और एक आवाज जो दशकों तक गूंजती रही हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल है, थोड़ा असहज मगर सच। हम लीजेंड्स को कब पहचानते हैं? जब वो चले जाते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तब हम तुलना करते हैं, गॉसिप करते हैं, और जब वो नहीं रहते तब ट्रिब्यूट देते हैं। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है, हमारी सोच की, हमारी सोसाइटी की। इसलिए अगली बार जब आप कोई गाना सुने तो सिर्फ उसे एंजॉय मत करें, उसके पीछे की कहानी को समझें, उस दर्द को महसूस करें, क्योंकि हर आवाज के पीछे एक जिंदगी होती है और कुछ जिंदगियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें